बच्चों अपन प्रकाश संश्लेषण है उसका पार्ट 3 लेके आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। बहुत आसान क्वेश्चन है अपने जो अपन ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ा, ये पार्ट थर्ड चलेगा इस प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन आता है विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर एंजाइम कौन सा है, यानी विश्व के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज्यादा एंजाइम, जैसे अपन ने बहुत सारे एंजाइम पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रचुर एंजाइम कौन सा है, या अपन क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको याद रखना रूबिस्को एंजाइम, ये जो रूबिस्को एंजाइम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये कब काम आता है जब RUBP यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट है वो किसके साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और अपने क्या होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु बनते हैं, यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं का निर्माण होता है। उस कंडीशन के अंदर ये क्या होता है, काम आता है रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, ये रूबिस्को एंजाइम कब काम आता है जब RUBP यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और क्या बनेंगे फास्फोग्लिसरिक एसिड है उसके 12 अणु बनेंगे, तब ये एंजाइम काम आता है। अब समस्या ये आती है कि ये अभिक्रिया होती कहाँ है, ये अभिक्रिया बच्चों केल्विन बेंसन चक्र में होती है। केल्विन बेंसन चक्र आपको याद है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में और फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो कौन सा एंजाइम में सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो आपको याद रखना है रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, इसका नाम भी पूरा पूछा जाता है, तो इसका नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब कई बार ये क्या होता है जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो ये क्या होता है ऑक्सीजनेज में बदल जाता है। ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इसका ऑक्सीजनेज नाम हो जाता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नाम हो जाता है। इस एंजाइम की विशेषता ये है कि इसमें 3 सक्रिय स्थल है, एक ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने के लिए और एक RUBP के जुड़ने के लिए। ठीक है, ये तीनों के जुड़ने के लिए इसमें क्या होते हैं सक्रिय स्थल होते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ भी बंधुता दर्शाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये बंधुता दर्शाता है। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो क्या होगा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा, यानी कि अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब ये RUBP क्या करता है, RUBP के साथ क्रिया करता है और फास्फोग्लिसरिक अम्ल और फास्फोग्लाइकोलेट बना देता है, यानी प्रकाश श्वसन प्रारंभ हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों के प्रति सक्रिय स्थल रखता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और वो RUBP को किस में परिवर्तित कर देगी, फास्फोग्लाइकोलेट के अंदर बदल देगी और प्रकाश श्वसन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि रूबिस्को एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, RUBP जुड़ सकते हैं, ये तीनों क्रियाधर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रकाश श्वसन में होता है, प्रकाश श्वसन में क्या होता है बच्चों, प्रकाश श्वसन में आप जानते ही हो कि ये 3 कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होते हैं, उनके अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। अब प्रकाश श्वसन किस में पाया जाता है, केवल C3 पादपों में ही पाया जाता है, इनके अंदर उत्पादन कम हो जाएगा। प्रकाश श्वसन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये केवल C3 पादपों में ही पाया जाता है, इसमें उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ATP और NADPH2 का निर्माण नहीं होगा प्रकाश श्वसन में। एक चीज ध्यान रखना, प्रकाश श्वसन अगर लंबे समय तक हुआ है तो पादप के अंदर क्या होंगे भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा और पादप धीरे धीरे क्या होगी, पादप की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, पादप का विकास नहीं होगा, यानी इसमें ATP और NADPH2 का निर्माण नहीं होगा, इसमें उत्पादन भी नहीं होगा। इसके अलावा ये C3 पादपों में पाया जाता है प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, ये ध्यान रखना। प्रकाश श्वसन कैसी अभिक्रिया है, एक विघटनकारी या नष्टकारी अभिक्रिया। अगर पादप के अंदर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण रुक गया और श्वसन प्रारंभ हो गया तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये नष्टकारी अभिक्रिया है। अगला सवाल है प्रकाश श्वसन किस पादपों में नहीं पाया जाता है, पहला C3 पादपों में पाया जाता है। C4 पादपों में क्या होती है, 2 तरह की कोशिका होती है, एक का नाम होता है बीजोपिल कोशिका यानी पर्णमध्युक्त कोशिका और दूसरी होती है जिसको कहते हैं बंडल शीत कोशिका यानी पुल आसद कोशिका, बंडल आसद कोशिका। यानी आपको बताना है 2 तरह कोशिका होती है C4 पादपों में, इसमें क्रैंच प्रकार के आकार की होती है C4 पादपों में,
इसमें दो तरह कोशिका, एक तो पर्णमध्युत्तक कोशिका जिसको मेसोफिल कोशिका कहते हैं, और दूसरी बंडल आश्रित कोशिका यानी पुल आश्रित कोशिका है। इसके अंदर जो कार्बनिक अम्ल बनता है C4 वाला, वो किस में जाता है, इस बंडल शीत में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और अंतरकोशीय के अवकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन इसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, और CO2 की सांद्रता अधिक होने के कारण, CO2 की सांद्रता अधिक होने के कारण RuBP किसके साथ क्रिया करता है, CO2 के साथ करता है, और क्या बनाता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। यानी यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं है। इन C4 पादपों के अंदर क्या हुआ, CO2 की सांद्रता बढ़ा दी गई। जब CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, तापमान भी अधिक होगा, उस कंडीशन के अंदर ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट एंजाइम होगा, ये पेप्को एंजाइम के अंदर परिवर्तित, आपको बताना है, ये ऑक्सीजनेज एंजाइम में परिवर्तित नहीं होगा। ये चीज अपने ध्यान रखनी है। तो प्रकाश शोषण किस पादप में पाया जाता है, तो आपको बताना है किस पादप में नहीं पाया जाता, C4 पादप आपका आंसर सही होगा। ठीक है, प्रकाश शोषण का मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए उस वीडियो को। ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उस प्रकाश शोषण वाले वीडियो को देखिए, आपको प्रकाश शोषण पूरा याद हो जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आ चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। C4 पादपों में प्रथम स्तरीय उत्पाद क्या होता है, तो C4 पादपों में आपको बताना है 4 कार्बन वाला एक प्रथम स्तरीय उत्पाद होता है, जिसका नाम आपको बताना ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल। ठीक है, C4 पादपों में प्रथम स्तरीय उत्पाद क्या है, तो आपको बताना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इस चक्र का नाम रखा जाता है C4 चक्र। C4 चक्र को हैसलैग चक्र कहते हैं। ठीक है, और C3 चक्र को अपन केल्विन बेंसन चक्र कहते हैं। इसमें प्रथम स्तरीय उत्पाद होता है 3PGA, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, RuBP आपको पता ही है कि C3 पादपों में CO2 ग्राही है, प्रथम CO2 ग्राही, प्रथम CO2 ग्राही कौन है, RuBP है। कौन से पादपों में, C3 पादपों में। ठीक है, सिट्रिक अम्ल आपको पता ही है, क्रेब्स चक्र में प्रथम स्तरीय उत्पाद बनता है। तो क्वेश्चन है C4 पादपों में प्रथम स्तरीय उत्पाद कौन सा है, ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है C4 पादपों में पर्ण के आकार की होती है, तो C4 पादपों में पर्ण 2 तरह की होती हैं। एक का नाम, पर्ण में 2 तरह कोशिका होती हैं, एक का नाम होता है पुल आश्रित कोशिका और दूसरी होती है जिसका नाम होता है पर्णमध्युत्तक कोशिका। ठीक है, पर्णमध्युत्तक कोशिका और पुल आश्रित कोशिका, ये 7 बंडल है। इस 7 बंडल के चारों ओर, इस 7 बंडल के चारों ओर क्या होता है, ये जो पुल आश्रित कोशिकाएं होती है, जिसको अपन कहते हैं बंडल शीत कोशिका, वो इस तरह से माला के रूप में होती हैं। क्रेंज एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है माला। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि क्रेंज प्रकार की आकार की का मतलब क्या है। C4 पादपों में पर्ण के आकार की, सबसे पहले बताओगे क्रेंज प्रकार की। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ 7 बंडल के चारों ओर पुल आश्रित कोशिका माला आकार व्यवस्थित। तीसरा लिखा हुआ पुल आश्रित कोशिका की दीवार मोटी और गैसों के लिए अपारगम्य। ये सब चीजें क्या है, राइट है। तो C4 पादपों में पर्ण के आकार की ऐसी होती है, उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, क्रेंज भी याद रखना है कि क्रेंज प्रकार के आकार की किस्म होती है C4 पादपों में। ज्यादातर उष्णकटिबंधीय पादप होते हैं, जितने भी जो उष्णकटिबंधीय पादप होते हैं वो क्या होते हैं, C4 पादप होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तापमान अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान अधिक होने पर भी क्या होता है, प्रकाश शोषण नहीं होगा, और तापमान अधिक होने पर भी एंजाइम निष्क्रिय नहीं होंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये उष्णकटिबंधीय पादपों में पाई जाती है। अगला सवाल है, C4 पादपों का उदाहरण है, पहला उदाहरण गन्ना, दूसरा मक्का, तीसरा ज्वार, यानी उष्णकटिबंधीय पादप, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल है, C4 पादपों में CO2 का प्राथमिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अपन पेप देख रहे हैं, फास्फोइनोल पाइरुवेट, ये CO2 से क्रिया करता है और क्या बनाता है, आपके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है। ये क्रिया एक एंजाइम की उपस्थिति में होती है, पेप्को। कौन सा एंजाइम होता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये सवाल कई बार आया हुआ है। ये C4 पादपों में जो पहले रिएक्शन यही है कि पेप किसके साथ क्रिया करेगा, CO2 के साथ, और ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल बनेगा। जबकि C3 पादपों में क्या होता है, जो CO2 होता है वो RuBP के साथ क्रिया करता है और यह एंजाइम आता है रूबिस्को। कौन सा आता है, रूबिस्को एंजाइम काम आता है और बनता क्या है, 3PGA बनता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि
इसमें 3-4 क्वेश्चन। पहला है कि C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही कौन है? पेप है। पेप CO2 के साथ क्रिया करता है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में। प्रथम स्तरीय उत्पाद बनता उसका नाम होता ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो 3 सवाल बन गए कि प्रथम CO2 ग्राही कौन है C4 पादपों में? पेप। दूसरा क्वेश्चन बना कि पेप CO2 के साथ कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में? पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है और ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल बनता है। तीसरा क्वेश्चन, इसको C4 चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पे 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया C4 चक्र। C3 चक्र में ऐसे क्वेश्चन आता है CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है? RuBP। ये क्रिया कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है? रूबिस्को। फिर प्रथम स्तरीय उत्पाद 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम है C3 चक्र। ये छोटे छोटे 3 सवाल आपको बच्चों एकदम मुक्त जवानी याद होने चाहिए, तब आपके ये केल्विन बेंसन चक्र और इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके गलत नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 पादपों में 4 कार्बन वाले अम्लों का नाम लिखो। ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि C4 चक्र है जिसको अपने हेस्लेट चक्र कहते हैं, उसमें 4 कार्बन वाले अम्ल बनते हैं, उनके नाम है, पहला नाम है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, दूसरा है एस्पार्टिक अम्ल, तीसरा है मैलिक अम्ल, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है C4 चक्र में जो 4 कार्बन वाले अम्ल बनते हैं वो पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर बनते हैं। पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर क्या होता है? जो पेप होता है वो CO2 के साथ क्रिया करता है और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कौन से अम्ल बनते हैं, तो आपको इसमें सभी एमिनो, ये जो सभी अम्ल है उनका निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, फिर उसके बाद मैलिक एसिड भी बनता है। अगला सवाल है C4 पादपों में केल्विन बेंसन चक्र कौन सी कोशिका में संपन्न होता है? अब C4 पादपों में एक चीज ध्यान रखनी है, केल्विन बेंसन चक्र सभी पादपों में संपन्न होता है, ठीक है, जबकि जो C4 चक्र था वो सिर्फ हेस्लेट चक्र था, वो क्रेंज आकार के वाले उष्णकटिबंधीय पादपों में होता था। एक चीज ये ध्यान रखना है, ये भी सवाल आता है केल्विन बेंसन चक्र होता है कौन से पादपों में संपन्न? तो C3 पादपों में भी होता है, C4 पादपों में भी होता है। अपने ऐसा सवाल आ जाए केल्विन बेंसन चक्र संपन्न होता है C3 पादप, C4 पादप, C2 पादप या उपरोक्त सभी, तो आपको बताना है सभी पादपों में केल्विन बेंसन चक्र संपन्न होता है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि C4 पादपों में केल्विन बेंसन चक्र कौन सी कोशिका में संपन्न होता है? तो ये है पर्णमध्योतक कोशिका जिसको कहते हैं मेसोफिल कोशिका, और ये है पुल आसक्त कोशिका जिसको बंडलशीत कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहले पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर ये जो पेप है ये CO2 के साथ क्रिया करेगा और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनेगा। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड किस में आएगा? पुल आसक्त कोशिका में आएगा, और पुल आसक्त कोशिका में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होगा, ये टूट जाएगा और CO2 और पेप बनेगा, ठीक है। ये CO2 कहां चली जाएगी? केल्विन बेंसन चक्र के अंदर। तो ये क्रिया कहां संपन्न हुई? पर्णमध्योतक कोशिका में। और ये क्रिया कहां संपन्न हुई है? ये क्रिया संपन्न हुई है अपने पुल आसक्त कोशिका में, ठीक है। अब ये CO2 कहां चली जाएगी? केल्विन बेंसन चक्र के अंदर। तो पुल आसक्त कोशिका के अंदर केल्विन बेंसन चक्र संपन्न होता है। पुल आसक्त कोशिका में क्या होता है? ये ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल आता है और टूटता है CO2 और पेप के अंदर। ये CO2 होती है, ये क्या करती हैं? ये अपने RuBP के साथ क्रिया करती हैं और बहुत अधिक मात्रा में इसमें रूबिस्को एंजाइम होता है। बहुत अधिक मात्रा में पुल आसक्त कोशिका के अंदर रूबिस्को एंजाइम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है C4 पादपों में केल्विन बेंसन चक्र कौन सी कोशिका में संपन्न होता है? पहला ऑप्शन पर्णमध्योतक कोशिका में, नहीं, यहां पर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पुल आसक्त कोशिका, तो पुल आसक्त कोशिका में केल्विन बेंसन चक्र संपन्न होता है। लेकिन अगर C3 पादपों में पूछा जाता है केल्विन बेंसन चक्र कहां होता है, तो पर्णमध्योतक कोशिका में संपन्न होता है। बहुत आपको जब तक केल्विन बेंसन चक्र और हेस्लेट चक्र नहीं आएगा समझ में, तब तक आप इनके आंसर आसानी से नहीं दे पाओगे। केल्विन बेंसन चक्र अगर C3 पादप में पूछेंगे तो पर्णमध्योतक कोशिका में, और C4 पादप में पूछेंगे तो पुल आसक्त कोशिका में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब केल्विन बेंसन चक्र सभी पादपों में होता है। अगला सवाल है C3 पादपों में केल्विन बेंसन चक्र संपन्न होता है। अब ये आपके क्वेश्चन आ गया है
इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है C3 पादपों में केल्विन बेंसन चक्र कहां संपन्न होता है। पुल आश्रित कोशिका में 4 कार्बन वाले अम्ल विघटित होता है। पुल आश्रित कोशिका में 4 कार्बन वाला अम्ल विघटित होता है और क्या बनाता है, CO2 और पैप, CO2 और PGA, CO2 और PgAl उपरोक्त सभी। तो आपको मैंने बताया ये 4 कार्बन वाला विघटित होगा और CO2 और पैप बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 और पैप बनाएगा। पुल आश्रित कोशिका में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो यहां पर पाया जाता है पेप्को। ठीक है, ये पेप्को एंजाइम इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर रूबिस्को होता है। पेप्को एंजाइम यहां पर पाया जाता है पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर, पुल आश्रित कोशिका में नहीं होता है। तो पुल आश्रित कोशिका में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो उत्तर होगा पेप्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। रूबिस्को बहुत प्रचुर मात्रा में होता है पुल आश्रित कोशिका के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है बच्चों। तो हैसलैक चक्र के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वो मैंने सारे बता दिया आपको। आप लोग केल्विन बेंसन चक्र, हैसलैक चक्र, प्रकाश श्वसन, चक्रीय अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, ये सब याद होंगे आपको, तब आपके प्रकाश संश्लेषण में से पूरे नंबर आने की संभावना बनती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने केल्विन बेंसन चक्र में से लिखे हैं। केल्विन बेंसन चक्र में क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है और क्या बनता है, भोजन बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो केल्विन बेंसन चक्र एक अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है, चीज ध्यान रखना है। केल्विन बेंसन चक्र को अप्रकाशिक अपन डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये सभी पादपों में पाई जाती है, तो ये पॉइंट सही है कि केल्विन बेंसन चक्र की विशेषता है, तो ये सभी पादपों में पाई जाती है। दूसरा, इसमें RuBP का पुनः निर्माण होता है, यानी RuBP के जो 6 अणु होते हैं वो काम आते हैं और ये चक्र जब चलता है तो वापस सबसे अंत में RuBP का पुनः उत्पादन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले RuBP होगा, वो CO2 ग्रहित का काम करेगा और क्या बनेगा, 3PGO बनेगा। ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होगी, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में होगी। ये क्या है, ये आपको कार्बोक्सिलेशन क्रिया है। फिर 3PGA है, वो 3PGA में बदलेगा और उसके बाद में क्या होगा, उसका पुनः उत्पादन हो जाएगा RuBP का। फिर इसमें प्रथम स्तरीय उत्पाद 3PGA बनता है। तीनों सही बात है और ये उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। केल्विन बेंसन चक्र में कुल कितने ATP और NADPH2 खर्च होते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि केल्विन बेंसन चक्र होता है, उस केल्विन बेंसन चक्र में ये जो ATP और NADPH2 हैं वो प्रकाशिक अभिक्रिया होती हैं, उस पे बनते हैं। जो हिल अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के अंदर ये ATP और NADPH2 बनते हैं। ठीक है, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में ये ATP और NADPH2 कैसे काम आते हैं कि ये ATP और NADPH2 होते हैं वो फॉस्फोरिलीकरण और अपचयन क्रिया में काम आते हैं। CO2 का एक अणु होता है, उसके अपचयन के लिए 3 ATP काम आते हैं और 2 NADH2 काम आते हैं। जो CO2 का एक अणु होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु होता है, उसके अपचयन के लिए 3 ATP और 2 NADH2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज होता है उसके निर्माण के लिए चक्र होता है वो 6 बार चलता है। ठीक है, ग्लूकोज के निर्माण के लिए आपको बताइए कार्बन डाइऑक्साइड 6 बार चक्रण करेगा तब ग्लूकोज का एक अणु बनेगा। ग्लूकोज में आप जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं आपको पता है 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्लूकोज के निर्माण के लिए 6 बार चलेगा। तो अपन 3 को किससे गुणा करेंगे, 6 से, और इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 18 ATP और 12 NADH2। तो ग्लूकोज के एक अणु के लिए कितने चाहिए, 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। इन्होंने पूछा है केल्विन बेंसन चक्र में कुल कितने ATP और NADH2 खर्च होंगे। पहला ऑप्शन है 18 ATP 12 NADH2, दूसरा ऑप्शन है 3 ATP 2 NADH2, तीसरा ऑप्शन है 12 ATP और 18 NADH2, चौथा उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ये उत्तर सही होगा, 18 ATP और 12 NADPH2। आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई बच्चों, स्पेशल रूप से ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेबल के अंदर है क्वेश्चन। फिर अगला सवाल है केल्विन बेंसन चक्र में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कितने चक्रों की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 बार चक्रण होगा, 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 6 चक्रों की आवश्यकता होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चल रहे हैं, आप लोग देखें और इनको याद करें।